अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है एनीमिया और हमारा जो सब्जेक्ट है ये है फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी का हमारे पास टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया जो होता है हमें पता है कि क्या है इसमें, यानी कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो एनीमिया होता है कि आपकी बॉडी के अंदर आपका रेड ब्लड सेल्स का कम हो जाना, खून की कमी हो जाना, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो कैसी नजर आती है, बिल्कुल येलो कलर की पेल सी नजर आती है। पता चलता है कि यार खून की कमी हुई है फुल, तो उसको हम लोग एनीमिया करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बेसिक तरीके की इसकी डेफिनेशन देखें तो एनीमिया की ये कि इसमें आपके नंबर ऑफ आरबीसी जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, आरबीसी का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का लेवल यानी कि आपकी बेसिकली एचबी का लेवल कम हो जाता है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग सीबीसी टेस्ट करवाते हो। सीबीसी टेस्ट के अंदर जब आप एचबी देखते हो तो फीमेल्स की 12 to 15 होती है। ठीक है, और मेल्स की अगर आप देखो तो 13 to 16 लेवल तक जाती होती है। ठीक है, तो ये इसकी एक नॉर्मल रेशियो है। ठीक है, लेकिन अगर एक फीमेल है जिसकी 12 से कम होती है तो हम उसको कहते हैं कि यार इसमें खून की कमी है और ये एनीमिक है। ठीक है, उसके बाद अगर फीमेल की एक और बात भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर फीमेल की 10 पॉइंट कुछ रेशियो आपके पास ब्लड की आ रही है तो आप क्या करते हो, आप उसको सिंपल सप्लीमेंट्स वगैरह जो होते हैं आपको रिकमेंड कर देते हो कि आप आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स भी खाएं और आप यानी कि अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। लेकिन अगर किसी फीमेल है जिसकी 8 पॉइंट पे पहुंच जाती है उसको फिर हम लोग वीनोफर के इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक है, वीनोफर के जेक्टोफर के इंजेक्शन लगते हैं उनको। और अगर किसी फीमेल की 8 से भी आप कम हो जाती है, 6-7 के लेवल के ऊपर आ जाती है तो फिर हम उनको ज़ाहिर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे, यानी कि उनको ब्लड की बॉटल्स लगवाएंगे उनका जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली एनीमिया आपका क्या है, एनीमिया है आपका कि नंबर ऑफ आरबीसी या एच की लेवल एक बॉडी में कम हो जाना। मेल में भी हो सकता है, फीमेल में, लेकिन मोस्टली जो लिखा हुआ अफेक्ट वो फीमेल्स होती हैं। आपकी जो फीमेल्स हैं वो मोस्टली अफेक्ट होती हैं। क्वेश्चन ये होता है कि फीमेल्स क्यों हो रही है, फीमेल इसलिए हो रही है कि फीमेल ज़्यादा अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखती, तो इसलिए फीमेल सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती है। ठीक है, कॉजेज अगर इसको देखें तो सबसे पहले वही है कि आपकी डाइट के अंदर आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। ठीक है, आपका न्यूट्रिशन का पोर्शन, आपकी प्रोटीन यानी कि जो वेजिटेबल्स वगैरह या जो चीज़ फ्रूट्स वगैरह जो हमें खाने चाहिए ताकि हमारी बॉडी में नॉर्मली जो है वो ब्लड बने, ताकि ब्लड की रेशियो इंक्रीज हो, वो हम लोग नहीं खाते। और हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग खाते हैं शॉर्मा, बर्गर और क्या कहते हैं बॉटल्स, और हम लोग ये पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें हम लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो मेन कॉज जो मेजर है वो है आपके पास डाइट, कि आपकी डाइट जो है वो ठीक नहीं है। और फिर दूसरे कॉजेज भी आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्रॉनिक डिजीज। कोई क्रॉनिक डिजीज मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बहुत पुराने अरसे से कोई डिजीज चलती आ रही है। ठीक है, आपकी उसको कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। तो क्रॉनिक का वर्ड जिधर भी आएगा इसको याद रखिएगा कि 6 मंथ से भी ज़्यादा हो गए ना आपकी डिजीज को, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक। ठीक है, तो क्रॉनिक डिजीज मतलब कि कोई ऐसी बीमारी जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल को हो जाती है हैवी मेंस्ट्रुएशन का मसला। ठीक है, यानी कि जब फीमेल का, कुछ फीमेल होती हैं जिनको मीनोपॉज का जब आने लगता है ना उनका, कि जब उनके पीरियड्स आना उन्हें स्टॉप हो जाते हैं, होने वाले होते हैं सॉरी, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर्स आपको रिकमेंड ये करते हैं कि भाई आप प्रेड ना कराएं क्योंकि आपका मीनोपॉज तो आने वाला है। तो लेकिन उस क्रॉनिक डिजीज वो इतनी हो जाती है, वो 1 साल 2 साल आपका फीमेल को इनके बहुत हैवी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वो हार्मोन्स की वजह से होता है, आपकी बॉडी के हार्मोन्स जो होते हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं, ऑल्टर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्रॉनिक डिजीज में कहते हैं। तो इससे आपकी क्या नंबर ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आ जाता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग भी वही वाली बात है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई, ये ऐसे नहीं होती ब्लीडिंग कि अगर आपको कोई सिंपल कट लगा है और उसमें से खून निकल गया तो जी आपको एनीमिया हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। ये ब्लीडिंग वो वाली ब्लीडिंग है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग यानी कि हुए जा रही है और आप उसको ठीक नहीं करें। तो इसकी भी एग्जाम्पल में सबसे मेन जो है वो आपके पीरियड्स ही आ जाते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फीमेल्स का होता है, अगर उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है और वो उसको क्योर नहीं कर रही और फिर अपना ध्यान भी पूरा मंथ के जो यानी कि दोबारा उन्हें पीरियड्स होने वाले उस पूरी डाइट के अंदर वो दोबारा अपना ध्यान भी नहीं रख रही, तो उस ब्लीडिंग के अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि उनकी नंबर ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा, तो उन्हें एनीमिया हो जाएगा। और ये ब्लीडिंग उनमें भी हो सकती है जिनको यानी कुछ पुरानी क्रॉनिक वूंड है और उसमें से ब्लीडिंग हुए जा रही है और लोग अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख रहे, वो पट्टी चेंज करी जाते हैं, तो उसमें भी आपको एनीमिया हो सकता है।
उसके बाद आती है मेडिकेशन। आपकी बॉडी के अंदर यानी कि कोई मसला मसाइल चल रहा है तो उसके लिए आप मेडिकेशन यूज़ करते हो। कुछ मेडिकेशंस भी आपके नंबर ऑफ आरबीसीज के ऊपर जाके अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जितनी भी आपकी मेडिकेशन है, ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं अपने फार्मा के लेक्चर में भी, कि जितनी भी मेडिकेशन होती हैं आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट जरूर कॉज करती हैं। अगर कोई फायदा देगी तो नुकसान भी साथ ही देती हैं। तो मेडिकेशन कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपको एनीमिया आपकी कोज कर सकती हैं, और ना कि सिर्फ एनीमिया, आपके वाइट ब्लड सेल्स को भी सप्रेस कर सकती हैं, आपके प्लेटलेट्स की क्वांटिटी को भी कम कर सकती हैं, वैसे भी आपकी बॉडी में रिएक्शन कर सकती हैं। तो मेडिकेशन भी कॉज आता है आपका एनीमिया का, ठीक है। लेकिन वो वाली मेडिसिन जिनको आप बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हो, ये नहीं कि आप 1 महीना आपने कोई मेडिसिन खाई और आपको एनीमिया हो गया, नहीं। एनीमिया इन सेंस आपकी जो डिजीज है ये आपके तो होती तब है जब फीमेल अपना बिल्कुल यानी कि ध्यान नहीं रखती, और यानी कि आपकी कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा टाइम से हो रही है, कोई क्रॉनिक डिजीज बहुत टाइम से चल रही है, ठीक है, पीरियड्स ब्लीडिंग जो है वो बहुत टाइम से हो रही है, तो वही आपको एनीमिया होगा। ये ऐसे नहीं होता कि आपको थोड़ा सा ब्लड निकला और आप एनीमिया हो गए। फिर आता है इसके सिम्टम। सबसे पहले इसका सिम्टम आता है कि देखने से ही पता चलता है कि भैया आप बहुत ज़्यादा येलो लगना शुरू हो गए, ठीक है। आप क्या करते हो, आप कहते हो आपको पीले लग रहे हो बहुत ज़्यादा, तो उसको कहते हैं पेनलेस। वीकनेस, फीमेल या मेल जो भी होगा जिसको एनीमिया, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। वो हर वक्त डिजीनेस में यानी कि थोड़ा थोड़ा नींद बेहोशी में रहता है, हर वक्त थका थका सा रहेगा, उसको फटीक बहुत ज़्यादा फील होती है, उसका हार्ट रेट ज़्यादा उसको फील होता है, और उसके बाद आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, आपको चेस्ट पेन भी आ सकती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है। अब ये सब कुछ ऐसे कंडीशन में नहीं होता कि आपको एनीमिया है तो ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आपको वीकनेस फील होगी, थकावट फील होगी, नींद बेहोशी में थोड़ा सा नींद ज़्यादा आती है, दिल करता है बस सोती रहोगी, भी लो होगा आपका, ठीक है, और पेनलेस फील होती है। लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन आपको ये तब फील होती है जब आप कोई एक्टिविटी करते हो, ठीक है। तो एक नॉर्मल बंदा जिसका एचपी लेवल वगैरह सब कुछ ठीक है, वो हेल्थी है, तो वो कोई भी एक्टिविटी करेगा तो ना उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगी, ना उसको चेस्ट पेन फील होगी, ना इसको हार्ट रेट कुछ ज़्यादा एक्सेसिव तेज होगा, इंक्रीज होगा। अदरवाइज अगर आप एज कम्पेयर टू एनीमिया के पेशेंट में देखो तो उनके अंदर क्या होगा, आपको चेस्ट पेन मिलेगी, जब वो कोई एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे वो जल्दी थक जाएंगे, ठीक है, उनको ऐसे लगेगा कि उनको सांस नहीं आ रहा, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, कंजेशन उनको अपनी चेस्ट के ऊपर फील होगा, जैसे कि खिंचाव दबाव फील होगा अपनी चेस्ट के ऊपर, और फिर उनका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। और जब बीपी तो उन लोगों का वैसे ही लो रहता है, जाहिर है जब उनके अंदर आरबीसी कम है तो बीपी भी उनका लो ही होगा। उसके बाद आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग 2 में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है मॉर्फोलॉजिकल में, एक होता है इटियोलॉजिकल में। मॉर्फोलॉजी का वर्ड जिधर भी आएगा याद रखना हमेशा कि आपकी अगर साइज की यानी कि अपीयरेंस की बात हो रही है, साइज की बात हो रही होगी, कलर की बात हो रही होगी, ठीक है। और इटियोलॉजी का वर्ड जिधर भी आएगा, इटियोलॉजी मतलब होता है कॉज, कि किसी वजह से आप एनीमिया का शिकार हो रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग मॉर्फोलॉजिकल फर्दर आगे 4 में डिवाइड है, ठीक है, और इटियोलॉजिकल आगे फर्दर 5 में डिवाइड है, ठीक है। इसको हम याद किस तरीके से करेंगे, हम लोग कहेंगे नॉर्मोसाइटिक है, ठीक है, मैक्रोसाइटिक है, फिर मैक्रोसाइटिक और फिर माइक्रोसाइटिक है। तो हम इसको याद ऐसा करेंगे कि एन कर लेंगे, फिर एम कर लेंगे, फिर एच कर लेंगे और फिर एच कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। अब जो सबसे फर्स्ट टाइप है हमारे पास नॉर्मोसाइटिक, इसमें क्या होता है कि आपका जो साइज और कलर है ना आरबीसीज का, वो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ आरबीसीज जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो कि एनीमिया आपका कॉज करता है। एनीमिया होता ही तब है जब आपका क्या होता है, आपका नंबर ऑफ आरबीसीज और आपके हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। तो इसमें उनका फिर लेवल कम हो जाता है, लेकिन उनका कलर और साइज जो बाकी बच जाते हैं आपके ब्लड के अंदर वो सेम रहता है। इसमें फिर मैक्रोसाइटिक, मैक्रो का वर्ड जिधर आएगा बच्चे हमेशा याद रखना कि इसका मतलब होता है लार्ज, और माइक्रो का वर्ड जिधर आएगा उसका मतलब होता है स्मॉल। तो मैक्रोसाइटिक के अंदर हमारे पास आरबीसीज आपके लार्ज हो जाएंगे, लेकिन उनका कलर और साइज सेम रहेगा, ठीक है। फिर आता है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें आपके आरबीसीज जो होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, क्योंकि मैक्रो मैंने आपको पहले बताया लार्ज हो जाएगा, और इसमें आपका कलर भी अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के अंदर आपका आरबीसी का साइज स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। एक दूसरे से कंपेयर करके यानी कि याद रखेंगे तो फिर आपके लिए भी इजी रहेगा। सेकेंडली आ जाता है हम लोग इटियोलॉजी की तरफ। इटियोलॉजी मतलब कि कॉज की वजह से। तो अब 5 तरीके की वजह से आपके पास एनीमिया इसमें आता है। सबसे पहले हेमोरेजिक एनीमिया, फिर आता है हीमोलिटिक एनीमिया, फिर आता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, फिर आता है एप्लास्टिक एनीमिया, और फिर आता है एनीमिया विद क्रोनिक डिजीज। हेमोरेजिक एनीमिया मैंने आपको पहले बताया, एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड आपका हो जाए अगर आपकी बॉडी से, तो उसको हम लोग हेमोरेजिक एनीमिया कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप इतना देख लेंगे एक्यूट भी होता है और क्रॉनिक भी होता है।
उसके बाद आता है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर आपके जो आरबीसीज होते हैं उनकी डिस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी कि वो टूट जाते हैं। आरबीसीज आपकी बॉडी में है लेकिन वो टूट गए हैं, तो जाहिर है जब वो टूट ही गए हैं और आपकी फीसिस के थ्रू या आपके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से वो बाहर निकल जाते हैं, तो आपकी बॉडी में तो उनकी कमी हो गई ना, तो उसको हम लोग कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। फिर आता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें यह कि आपकी न्यूट्रिशन की अमाउंट कम हो जाती है कि हम वो चीज़ें जो हमें लेनी चाहिए अपनी डाइट के अंदर वो हम ले नहीं रहे, अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लोग कुछ भी नहीं ले रहे और हम लोग बस जंक खाई जा रहे हैं या ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कि हमारी बॉडी का खून नहीं बना रही, तो उसके वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। सेकंड लास्ट आ जाता है हमारे पास एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया हमारे पास ये ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ द बोन मैरो। आपकी बोन के अंदर बोन मैरो होता है, ठीक है, कहते हैं रोगन, हड्डियों के अंदर रोगन, उसको कहते हैं हम लोग बोन मैरो। आपकी बोन मैरो के अंदर जब कोई मसला आता है तो एप्लास्टिक एनीमिया होता है और मोस्टली ये जेनेटिकल इशू होता है कि जीन्स के थ्रू चलता आ रहा है, आपके फोर फादर्स, फिर आपके पेरेंट्स और फिर आपके अंदर, तो ये रेयर होता है, वैसे इतना कॉमन नहीं है। और क्योंकि अगर ये किसी को हो जाए तो इसका इलाज भी बहुत ज़्यादा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, ठीक है, पाकिस्तान में से कहीं ना कहीं अवेलेबल तो होगा ही लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसको हमारे एक कॉमन पॉपुलेशन जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। सेकेंड में इसमें बात आ जाती है कि आपका कोई डिसऑर्डर है बोन मैरो का, यानी कि आपके जो हड्डियों के अंदर रोगन है उसके अंदर डिफेक्ट है कोई, जिसकी वजह से आपके बोन मैरो जो है वहाँ पे आरबीसीज प्रोड्यूस अपना नहीं कर पा रहे, आपकी हड्डियाँ जो है वो खोखली हो रही हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास एनीमिया जैसे क्रॉनिक डिजीज, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर कोई बहुत ही पुराना मसाइल चल रहा होता है, तो उसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और क्रॉनिक डिजीज में मैंने आपको एग्जाम्पल जो है वो वही दिया कि आप कोई क्रॉनिक मेडिकेशन अगर यूज़ कर रहे हो तब भी, और अगर आपको जिस तरह फीमेल है और उसको पीरियड्स हो का इशू हो गया, मेनोपॉज से पहले उनको पीरियड्स जब उनके स्टॉप होने वाले होते हैं तो उनको पहले से 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है और वो कहते हैं कि ठीक है अब तो पीरियड स्टॉप भी होने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग रेस्ट कर लेते हैं या मेडिकेशन कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ सबसाइड नहीं होती, तो उस वजह से आपकी बॉडी में एनीमिया हो जाता है, ठीक है। कि आपके एनीमिया के साथ